नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप किसी काम में इतने खो गए हो कि समय का पता ही नहीं चला? जैसे एक कलाकार पेंटिंग बनाते समय, एक खिलाड़ी खेलते वक्त और एक खेल लेखक लिखते हुए पूरी तरह से तल्लीन हो जाए। यही अवस्था है जिसे लेखक मिहाली ने फ्लो कहा है। उनकी यह किताब फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमम एक्सपीरियंस बताती है कि इंसान अपने जीवन को कैसे अधिक सार्थक, आनंददायक और नियंत्रित बना सकता है सिर्फ अपनी चेतना और ध्यान के सही उपयोग से। खुशी क्या है और कहाँ से मिलती है? लेखक मिहाली के अनुसार सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आती, न पैसे से, न सुविधा से, न आराम से। खुशी तब उत्पन्न होती है जब हमारा ध्यान पूरी तरह से किसी सार्थक कार्य में डूब जाता है। वह कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी आराम में है, लेकिन असल में खुशी चुनौती में है। जब हम किसी ऐसे काम में लगे होते हैं जो न बहुत आसान हो न बहुत कठिन, यही फ्लो स्टेट है। एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से एकाग्र, उत्साहित और संतुष्ट महसूस करता है। फ्लो की पहचान। फ्लो के दौरान व्यक्ति का पूरा ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होता है। समय का एहसास खो जाता है, आत्मचेतना गायब हो जाती है और सिर्फ इंसान उस क्षण में जीता है। यह एक तरह का सजीव ध्यानावस्था, एक्टिव मेडिटेशन है, जहाँ हम न केवल कुछ कर रहे होते हैं बल्कि उसे पूरी तरह से जी भी रहे होते हैं। लेखक बताते हैं कि फ्लो में जाने के लिए कुछ प्रमुख शर्तें होती हैं। एक, स्पष्ट लक्ष्य, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और क्यों। दो, तुरंत प्रतिक्रिया, हम समझ सके कि हमारा काम सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तीन, चुनौती और कौशल का संतुलन, काम इतना कठिन हो कि हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़े लेकिन इतना मुश्किल ना हो कि डर लगे। जब ये तीनों तत्व एक साथ आते हैं तो इंसान फ्लो की स्थिति में प्रवेश करता है। फ्लो का प्रभाव जीवन पर। फ्लो केवल एक पल का आनंद नहीं बल्कि पूरे जीवन की गुणवत्ता को बदल सकता है। मिहाली बताते हैं कि जब लोग बार बार फ्लो का अनुभव करते हैं तो उनका आत्मविश्वास, रचनात्मकता और आत्मसंतोष बढ़ता है। वे अपने काम, रिश्ते और जीवन में ज़्यादा नियंत्रण महसूस करते हैं। फ्लो हमें मीनिंगफुल हैप्पीनेस की ओर ले जाता है, यानी ऐसी खुशी जो हमें केवल आनंद नहीं बल्कि गहराई से और उद्देश्य से जुड़ती है। फ्लो कहाँ पाया जा सकता है? फ्लो किसी विशेष परिस्थिति तक सीमित नहीं है। यह खेल, कला, संगीत, लेखक या किसी भी पेशेवर काम में पाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि हम उसे अपनी पूरी चेतना और उत्साह लगाएं। यहाँ तक कि दैनिक कामों में जैसे खाना बनाना, बात करना या साफ सफाई में फ्लो का संभव है अगर हम उन्हें ध्यान और जुनून से करें। अंतिम संदेश में लेखक मिहाली का संदेश सरल लेकिन गहरा है। फ्लो कोई भाग्य या संयोग नहीं है, यह एक कौशल है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। जब हम अपनी चेतना पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हम भीतर से शांति और आनंद महसूस करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी आराम में नहीं बल्कि तल्लीनता में है। जो व्यक्ति फ्लो को समझ लेता है वह जीवन में हर पल को एक उत्कृष्ट अनुभव में बदल सकता है। अध्याय 1, हैप्पीनेस रिविजिटेड, खुशी को फिर से समझना। हर इंसान का अंतिम लक्ष्य खुशी है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि खुशी क्या है और यह कहाँ से आती है? इस पहले अध्याय में लेखक मिहाली बताते हैं कि खुशी कोई बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें पैसा, पद, सम्मान या सुविधा मिल जाएंगी तब हम खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब ये चीज़ें मिल भी जाती है तब भी कुछ समय बाद हम फिर से खाली महसूस करने लगते हैं। खुशी की असली जड़ हमारी चेतना। लेखक के अनुसार खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारी चेतना के नियंत्रण से उत्पन्न होती है। अगर हम अपनी सोच, भावनाओं और ध्यान को नियंत्रित कर ले तो हम किसी की भी स्थिति में खुश रह सकते हैं। उन्होंने फ्लो की अवधारणा यह से निकाली। यह वह अवस्था है जब हमारा मन पूरी तरह से किसी काम में डूब जाता है और
उसी में हमें आनंद मिलता है। हम स्थिति में इंसान न तो बोर होता है न तनाव में, बल्कि पूरी तरह से वर्तमान में जीता है। उसे समय, थकान या बाहरी पुरस्कार की चिंता नहीं होती। यही वह क्षण है जब मनुष्य को खुद को अलाइव और कंप्लीट महसूस करता है। खुशी बनाम सुख। लेखक स्पष्ट करते हैं कि प्लेजर और हैप्पीनेस में बड़ा अंतर है। प्लेजर तत्कालीन है, जैसे स्वादिष्ट खाना, फिल्म देखना या शॉपिंग करना। ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराती है, लेकिन वे हमें भीतर से विकसित नहीं करती। वही हैप्पीनेस तब आती है जब हम किसी काम में मेहनत करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर सुधार महसूस करते हैं। यही प्रक्रिया फ्लो एक्सपीरियंस कहलाती है, जहाँ आनंद और प्रयास दोनों मिलकर एक गहरी संतुष्टि पैदा करते हैं। फ्लो, खुशी का विज्ञान। लेखक ने अपने शोध में पाया कि फ्लो का अनुभव करने वाले लोग, चाहे वे कलाकार हो, वैज्ञानिक हो या खिलाड़ी या मजदूर, सभी अपने काम में एक समान मानसिक अवस्था में जाते हैं। उनकी विशेषता होती है स्पष्ट लक्ष्य, चुनौतियों का और कौशल का संतुलन, पूर्ण ध्यान और नियंत्रण, समय का विलय। इन क्षणों में व्यक्ति को बाहरी पुरस्कार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि काम खुद ही आनंद बन जाता है। लेखक मिहाली इस अध्याय के निष्कर्ष में बताते हैं कि खुशी एक सक्रिय मानसिक स्थिति है, जो हमें तब मिलती है जब हम अपने ध्यान और चेतना को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। बाहरी दुनिया बदलने की कोशिश करने के बजाय अगर हम अपना ध्यान, सोच और ऊर्जा सही दिशा में लगाना सीखें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। खुशी कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो तब शुरू होती है जब हम अपने मन पर अधिकार पा लेते हैं। अध्याय 5, चेतना की संरचना। इस अध्याय में लेखक मिहाली हमारे मन और चेतना की कार्यप्रणाली को गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमारी खुशी, दुख, अनुभव और जीवन की गुणवत्ता सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम अपनी चेतना को कैसे नियंत्रित करते हैं। चेतना क्या है? चेतना हमारे अनुभव का वह हिस्सा है जिससे में हम सोचते, महसूस करते और निर्णय लेते हैं। यह हमारे ध्यान के माध्यम से काम करती है। जहाँ हमारा ध्यान वहाँ जाता है, वही हमारी चेतना बनती है। अगर हमारा ध्यान अव्यवस्थित है तो जीवन में भ्रम और तनाव बढ़ता है। लेकिन यदि हम ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाए तो हम अपनी चेतना को सुसंगठित बना सकते हैं, और यही फ्लो की नींव है। ध्यान की शक्ति। लेखक के अनुसार ध्यान एक सीमित ऊर्जा है। हर व्यक्ति के पास उसकी मात्रा सीमित होती है। अगर हम इसे बेकार की चीज़ों में खर्च करते हैं, जैसे चिंता, तुलना या सोशल मीडिया पर, तो हमारी चेतना कमज़ोर हो जाती है। पर जब हम ध्यान को किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य पर केंद्रित करते हैं, तो हमारी चेतना व्यवस्थित हो जाती है। इसी अवस्था में इंसान फ्लो का अनुभव करता है, जहाँ वह अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से उपयोग कर पाता है। चेतना का प्रवाह। लेखक बताते हैं कि चेतना में लगातार जानकारी आती है और जाती रहती है। इसे 3 भागों में समझा जा सकता है। 1, इनपुट। हम बाहर से अनुभव, दृश्य, ध्वनि आदि ग्रहण करते हैं। 3, प्रोसेसिंग। हमारा दिमाग इस जानकारी को अर्थ देता है, अच्छा या बुरा, उपयोगी या व्यर्थ। 3, आउटपुट। इसके बाद हम कोई निर्णय लेते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। अगर यह प्रक्रिया संतुलित और स्पष्ट है तो मन शांत रहता है, लेकिन अगर दिमाग विरोधाभासी सूचनाओं में उलझ पड़ा तो तनाव और भ्रम बढ़ता है। मन की अवस्था और व्यवस्था। लेखक कहते हैं कि जब हमारा ध्यान बार बार भटकता है तो चेतना में डिसऑर्डर पैदा होती है। इसमें मन में बेचैनी, डर और निराशा आती है। इसके विपरीत जब हमारा ध्यान किसी सार्थक लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो चेतना में ऑर्डर बनाती है, और यही फ्लो की स्थिति है। इस अवस्था में हम न केवल बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि अधिक रचनात्मक, उत्पादक और शांत भी बनते हैं। आत्म जागरूकता। लेखक बताते हैं कि आत्म जागरूकता हमारी चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम यह समझते लगते हैं कि हमारे विचार, भावनाएं और ध्यान कहाँ जा रहे हैं, तब हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। यह आत्म जागरूकता ही शक्ति
व्यक्ति को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने की शक्ति देती है। मुख्य संदेश: जिसने अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लिया, उसने अपनी चेतना पर अधिकार पा लिया और यही जीवन की गुणवत्ता को तय करता है। अध्याय 3: आनंद और जीवन की गुणवत्ता। इस अध्याय में लेखक मिहाली बताते हैं कि केवल सुख और सच्चे आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास कितनी सुविधा या पैसे हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम अपने अनुभवों को कितना सार्थक बनाते हैं। एक सुख और आनंद का अंतर। प्लेजर: यह वह अनुभव है जो किसी आवश्यकता की पूर्ति से आता है, जैसे खाना, सोना या आराम करना। यह क्षणिक होता है और केवल शरीर की इंद्रियों को संतुष्ट करता है। इंजॉयमेंट: यह गहराई वाला अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को चुनौती देता है, कुछ नया सिखाते हैं या खुद को बेहतर महसूस कराते हैं। आनंद केवल बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि आंतरिक विकास से आता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति वीडियो गेम खेलकर या संगीत रचकर आनंद महसूस कर सकता है, क्योंकि वह उस पल में पूरी तरह से एकाग्र और सक्रिय रहता है। यही फ्लो का अनुभव है। फ्लो और आनंद का संबंध। लेखक कहते हैं कि फ्लो की अवस्था इस अच्छे आनंद की जड़ होती है। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं, न समय का ध्यान रहता है, न बाहरी चिंताओं का, तब हमारा मन और शरीर पूरी तरह से समासत में होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को न केवल संतुष्टि मिलती है, बल्कि उसका आत्मविश्वास, कौशल और ऊर्जा भी बढ़ती है। फ्लो की यह अवस्था जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है और यही उच्च गुणवत्ता वाले जीवन की पहचान है। आनंद के 8 घटक। कंपोनेंट ऑफ एंजॉयमेंट। लेखक ने आनंद को 8 मुख्य घटक में बांटा है। 1. स्पष्ट लक्ष्य, पता हो कि क्या करना है। 2. तत्काल प्रतिक्रिया, यह जानना कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। 3. चुनौती और कौशल में संतुलन, कार्य न बहुत आसान हो न बहुत कठिन। 4. एकाग्रता, मन का पूरा ध्यान कार्य में हो। 5. नियंत्रण का अनुभव, हमें लगे कि हम स्थिति को संभाल सकते हैं। 6. स्वचेतना का लोप, अपने बारे में सोचना बंद हो जाता है। 7. समय का विकार, समय तेजी से और धीरे बीतना महसूस होता है। 8. स्वयं में पूर्णता, कार्य स्वयं में आनंददायक होता है और बाहरी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती। जीवन की गुणवत्ता। लेखक कहते हैं कि जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि व्यक्ति अपनी चेतना को कितनी अच्छी तरह से संगठित करता है। जो व्यक्ति बार बार फ्लो की अवस्था में जाता है, उसका मन अधिक शांत, संतुलित और प्रसन्न रहता है। वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका आनंद भीतर से आता है। सच्चा आनंद वही है जहाँ चुनौती और क्षमता का मिलन होता है। जब हम कुछ करते समय खुद को खो देते हैं, तब हम वास्तव में खुद को पा लेते हैं। अध्याय 4: फ्लो की शर्तें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि फ्लो कोई रहस्यमय स्थिति नहीं होती, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाला एक मानसिक अनुभव है। यह तब होता है जब व्यक्ति की चेतना, कौशल और चुनौती एकदम सही संतुलन में होती है। जब यह शर्त पूरी होती है तो व्यक्ति अपने कार्य में इस हद तक डूब जाता है कि समय, चिंता और आत्मसंदेह सब गायब हो जाता है। 1. स्पष्ट लक्ष्य। फ्लो की पहली शर्त है स्पष्ट उद्देश्य। जब हमें ठीक ठीक पता होता है कि हमें क्या करना है, तो हमारा मन भटकता नहीं। लक्ष्य स्पष्ट होने से हमारी ऊर्जा और ध्यान एक ही दिशा में केंद्रित होते हैं। लेखक कहते हैं, अनिश्चितता मन की अव्यवस्था को बढ़ाती है, स्पष्टता ध्यान को केंद्रित करती है। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी को पता है कि उसने कितने सेकंड में दौड़ पूरी करनी है। यह स्पष्ट ही उसे फ्लो में लाती है। 2. तत्कालीन प्रतिक्रिया। फ्लो की दूसरी शर्त है फीडबैक का तुरंत मिलना। जब हम यह समझ पाते हैं कि हमारी कोशिशें सही दिशा में जा रही है या नहीं, तो हमारा मन सक्रिय और सतर्क रहता है। अगर प्रतिक्रिया बहुत देर से मिलने तो मन ऊब जाता है और विचलित हो जाता है। इसलिए संगीतकार, कलाकार या कोडर अक्सर फ्लो में रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम का असर उसी पर दिखता है। 3. चुनौती और कौशलता का संतुलन।
यह फ्लो की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। अगर कार्य बहुत आसान है तो ऊब जाओगे, अगर बहुत कठिन है तो चिंता बढ़ेगी। लेकिन जब कार्य हमारी क्षमता के अनुरूप कठिन है तो हम उसे पूरी तरह से डूब जाते हैं। यही वह संतुलन है जहाँ फ्लो जन्म लेता है। लेखक ने इसे एक ग्राफ के माध्यम से भी समझाया है। चुनौती बढ़े तो कौशल भी बढ़ना चाहिए, तभी मन आनंदित रहता है। 4. नियंत्रण का अनुभव। फ्लो की अवस्था में व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह स्थिति को संभाल सकता है। यह नियंत्रण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक आत्मविश्वास से आता है। जब हमें विश्वास होता है कि मैं इसे कर सकता हूँ, तब हमारा मन भय से मुक्त होकर काम में डूब जाता है। 5. आत्मचेतना का लोभ। फ्लो की अवस्था में व्यक्ति खुद को भूल जाता है। वह यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे या वह कैसा दिख रहा है। इस क्षण में केवल कार्य ही अस्तित्व बन जाता है। यह अहंकार मुक्त अनुभव हमें गहराई से आनंदित करता है। 6. समय की अनुभूति का विकार। फ्लो में समय का अर्थ बदल जाता है। कभी वह बहुत तेजी से गुजरता है, कभी ठहर जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा ध्यान पूरी तरह से वर्तमान के क्षण में होता है। फ्लो उन्हीं परिस्थितियों में पैदा होता है जहां मन को स्पष्ट दिशा, तत्काल प्रतिक्रिया और अपनी क्षमताओं के अनुरूप चुनौती मिलती है। अध्याय 5, शरीर में फ्लो का अनुभव। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि फ्लो केवल मानसिक अनुभव नहीं बल्कि एक शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से भी गहराई से महसूस किया जा सकता है। जब शरीर और मन एक साथ काम करते हैं और व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमताओं को पूरी सीमा तक पहुंच जाता है, तब वह एक अत्यंत संतोषजनक और आनंददायक स्थिति में प्रवेश करता है। एक शरीर भी चेतना का द्वार है। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि खुशी या संतुष्टि केवल सोचने या समझने से आती है, लेकिन लेखक बताते हैं कि शरीर भी फ्लो की एक शक्तिशाली चाबी है। जब हमें अपने शरीर किसी उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों में लगाते हैं, जैसे खेल, नृत्य, योग्य, तैराकी, पर्वतारोहण, जो शरीर और मन दोनों में एक लय में काम करते हैं, यह समतलता ही फ्लो इन द बॉडी कहलाती है। 2. खेल और शारीरिक गतिविधियाँ। लेखक कहते हैं कि खिलाड़ी, एथलीट्स या कलाकार अक्सर फ्लो की अवस्था में पहुंचते हैं। जब वे अपने अभ्यास में डूब जाते हैं तब हर आंदोलन सटीक और सहज लगता है, जैसे शरीर खुद ब खुद जानता है कि क्या करना है। यह स्थिति केवल लंबे अभ्यास, अनुशासन और एकाग्रता से आती है। उदाहरण के लिए, एक धावक जब अपनी गति के शिखर पर पहुंचता है, एक नर्तकी जब संगीत में खो जाती है, या एक तैराक जब पानी में पूर्ण संतुलन पाता है, तब वे फ्लो की उसी अवस्था में अनुभव करते हैं जहां शरीर और चेतना एक हो जाते हैं। 3. शरीर का आनंद और सीमाएं। फ्लो की अवस्था में शरीर को केवल आनंद नहीं देती बल्कि उसे उसकी सीमाओं तक ले जाती है। यह आत्मनियंत्रण, अनुशासन और गहरी जागरूकता सिखाती है। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर को नियंत्रित करना सीखता है, वह अपने मन में नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि योग, मार्शल आर्ट या तैराकी जैसी विधाएं केवल व्यायाम नहीं, वे आध्यात्मिक साधनाओं में भी जो व्यक्ति को फ्लो की गहराई तक ले जाती है। 4. इंद्रियों का संतुलन। हमारी इंद्रियां भी शरीर का हिस्सा है। देखना, सुनना, छूना, स्वाद लेना और सूंघना। जब हम इन इंद्रियों के अनुभव को पूरी तरह से जीते हैं तो वह फ्लो का अनुभव बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक संगीतकार जब स्वर और लय में खो जाता है, या एक चित्रकार जब रंगों के संसारों में डूब जाता है, तो वह फ्लो में होता है। 5. शरीर, आनंद और आत्म परिवर्तन। लेखक कहते हैं कि शरीर के माध्यम से मिला फ्लो केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि यह व्यक्ति जो आत्म विकास और आत्म परिवर्तन की ओर ले जाता है। शारीरिक फ्लो से व्यक्ति अपने शरीर और सम्मान करना सीखता है। उसमें अनुशासन और आत्मविश्वास आता है और वह जीवन को अधिक गहराई से महसूस करता है। जब शरीर और मन एक ही लय में काम करते, तब व्यक्ति अपने अस्तित्व की चरम स्थिति में पहुंचता है। यही सच्चा फ्लो है। अध्याय 6, विचारों में फ्लो।
इस अध्याय में लेखक निराली बताते हैं कि जैसे शरीर को गतिविधियों में फ्लो का अनुभव होता है, वैसे ही मन और विचारों के हर क्षेत्र में भी वही आनंद और एकाग्रता की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। यह तब होता है जब व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग केवल सोचने के लिए नहीं बल्कि प्रश्नात्मक खोज और भौतिक चुनौतियों के लिए करता है। एक सोचने की कला। लेखक कहते हैं कि सोच केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक कला है। या तो लोग अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते, वे उन्हें भटकने देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों को संरचित और सजगता की दिशा देता है, वह अपने मानसिक संसार में फ्लो का अनुभव कर सकता है। जब हमारा मन किसी विचार, समस्या या कल्पना में पूरी तरह से डूब जाता है और हम समय या डर या बाहरी चीज़ों को भूल जाते हैं, तब हम विचारों को फ्लो में होते हैं। 2. जिज्ञासा और सीखने की ललक, क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग। फ्लो का अनुभव तब सबसे अधिक होता है जब व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा जीवित रहती है। जो लोग सीखने की ललक रखते हैं, चाहे विज्ञान हो, गणित, साहित्य या दर्शन या कोई भी विषय, वे अपने विचारों के प्रभाव में डूब जाते हैं। लेखक कहते हैं, मन तभी जीवित रहता है जब हम खोज में लगे हो। नई चीज़ें सीखना, विचारों में बीच संबंध खोजना और जटिल समस्याओं को हल करना, ये सब मन को फ्लो की स्थिति में ले जाते हैं। 3. रचनात्मक सोच। रचनात्मक फ्लो की सबसे उच्च अवस्था है जब व्यक्ति कल्पना और ज्ञान को मिलाकर कुछ नया रचता है। तब वह न केवल अपने विचारों में बल्कि अपने अस्तित्व में भी फ्लो महसूस करता है। एक लेखक जब कहानी की दुनिया में खो जाता है और या एक वैज्ञानिक जब किसी नए सिद्धांतों को खोजने में डूब जाता है, तो वह विचारों का फ्लो जी रहा होता है। इस अवस्था में मन को ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ सहजता से बह रहा है। 4. ध्यान का नियंत्रण। फ्लो के लिए ज़रूरी है व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखे। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं करते, तो आप अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। जब ध्यान केंद्रित होता है तो विचार बिखरते नहीं बल्कि एक दिशा में बहते हैं। इसी दिशा में बहाव ही फ्लो बन जाता है। 5. ज्ञान का आनंद। लेखक बताते हैं कि गहरी समझ से मिलने वाला आनंद किसी भौतिक सुख से बड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी जटिल सिद्धांत, कविता या दार्शनिक प्रश्न को समझ लेता है, तो उसके भीतर एक आंतरिक संतोष और ऊर्जा जन्म लेती है। यह फ्लो का भौतिक रूप है। जब विचारों का प्रवाह एकाग्रता, जिज्ञासा और रचनात्मकता के साथ बहता है, तब मन अपने सर्वोत्तम रूप में कार्य करता है। यही है फ्लो ऑफ थॉट। अध्याय 7, वर्क एज अ फ्लो। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी का असली जरिया काम से छुट्टी लेना है, लेकिन मिहाली हमें बताते हैं कि असली आनंद, असली फ्लो तो काम के अंदर छिपा होता है। जी हाँ, अगर हम अपने काम को सही दृष्टिकोण से देखें तो वही काम जो हमें कहीं बोझ लगता था, हमें गहरी संतुष्टि दे सकता है। काम को खेल में बदलने की कला। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, समय का एहसास खो देते हैं, मन विचलित नहीं होता और हमारा ध्यान सिर्फ उसी पर केंद्रित रहता है, यही स्थिति फ्लो कहलाती है। यह तब होता है जब काम की चुनौती और हमारी क्षमता के बीच संतुलन बना होता है। अगर चुनौती ज़्यादा हो तो तनाव आता है और अगर बहुत आसान हो तो बोरियत। लेकिन जब दोनों बराबर हो तभी मन तृप्त होता है और काम ध्यान बन जाता है। हर काम में अर्थ खोजें। फ्लो केवल कलाकारों या खिलाड़ियों के लिए नहीं है। एक मजबूर शिक्षक, किसान या इंजीनियर, कोई भी व्यक्ति अपने काम में फ्लो पा सकता है। बस ज़रूरत है काम को सिर्फ ज़रूरत नहीं, एक रचना की तरह देखने की। जब हम यह मानते हैं कि हमारा काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है, तो साधारण काम भी असाधारण लगने लगता है। कंट्रोल और फीडबैक का मतलब। लेखक बताते हैं कि फ्लो पाने के लिए हमें चाहिए एक स्पष्ट लक्ष्य, 2 तुरंत मिलने वाला फीडबैक, 3 अपने काम पर नियंत्रण का एहसास। जब हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे सुधार कर सकते हैं, तब हम स्वाभाविक रूप से अधिक फोकस रहते हैं।
काम को आत्मविकास का माध्यम बनाओ। काम सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं, यह आपके अपने आप को जानने का तरीका है। हर नया प्रोजेक्ट, हर नई चुनौती हमें यह सिखाते हैं कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। अगर हम हर दिन अपने काम को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें तो जीवन भी हर दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। मिहाली कहते हैं, सुख आराम में नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण कार्य में है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप काम करने बैठे, शिकायत करने की बजाय यह सोचिए कि कैसे इसे खेल की तरह जिया जाए। फिर देखिए, वही काम जो थकाता था अब आपको ऊर्जा देने लगेगा। यही है वर्क एज अ फ्लो का असली जादू। अगर आप भी अपने काम को फ्लो में पाना चाहते हैं तो याद रखिए, काम को बदलिए मत, नजरिया बदले। अध्याय 8, इंजॉयबल सॉलिट्यूड एंड अदर पीपल्स, एकांत और लोगों के साथ आनंद लेना। दोस्तों, इस अध्याय में मिहाली एक गहरी सच्चाई बताते हैं। खुशी केवल बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने अंदर और दूसरों के साथ कैसा संबंध बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अकेलापन दुखद होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अपने साथ खुश रह लेता है, वह दूसरों के साथ भी सच्चा आनंद बांट सकता है। एकांत का असली अर्थ, लेखक कहते हैं कि एकांत का मतलब है अकेलापन नहीं होता। एकांत वो समय है जब आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं और अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं। यह वो पल है जब आप अपने मन के शोर को शांत करते हैं और अपनी असली आवाज़ सुनते हैं। अगर हम हर समय दूसरों की उपस्थितियों में ही रहेंगे तो धीरे धीरे हम अपनी पहचान खो देंगे। लेकिन जब हम कुछ समय अकेले बिताते हैं तब हम खुद को समझ जाते लगते हैं और अंदर से मजबूत होते हैं। जो खुद के साथ सहज है वही दूसरों के साथ सच्चा है। निहाल ये बताते हैं कि जो व्यक्ति खुद से जुड़ा हुआ है वह दूसरों के साथ संबंधों से ज़्यादा ईमानदार, शांत और प्रेम पूर्वक होता है, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर नहीं होता और कोई उसे खुश करे या पूरा करे। वह खुद में ही पूर्ण होता है और यही आत्मनिर्भरता रिश्तों में गहराई लाती है। लोगों के साथ रहकर भी फ्लो कैसे पाया जाए? हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों के साथ बिताते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी और समाज। लेकिन निहाली कहते हैं कि इन संबंधों में फ्लो पाना संभव है जब दो लोग किसी साझा उद्देश्य, बातचीत, संगीत या किसी प्रोजेक्ट में डूब जाते हैं, तो वह इंटरपर्सनल फ्लो में पैदा होता है। यानी ऐसा अनुभव जिसमें दोनों व्यक्ति मिलकर एक नई ऊर्जा, रचनात्मकता और खुशी पैदा करते हैं। संबंधों में ध्यान और उपस्थिति, आज के समय में हम एक दूसरे से जुड़े तो हैं लेकिन उपस्थिति नहीं। फ्लो पाने के लिए ज़रूरी है जब आप किसी के साथ हो तो पूरी तरह से वही रहें, फोन, सोच या चिंता में नहीं बल्कि उस पल में। ऐसे पल में, चाहे वह हंसी में हो या बातचीत में, जीवन को गहराई देते हैं। मिहाली बताते हैं कि जो व्यक्ति अकेले रहना जानता है वह सबसे अच्छे रिश्ते बना सकता है। तो दोस्तों, कभी कभी अपने लिए समय निकालिए, किताब पढ़िए, टहलिए और ध्यान लगाइए। और जब लोगों के साथ हो तो दिल से जुड़िए, क्योंकि जीवन का असली फ्लो तब आता है जब हम अपने अंदर भी शांत हो और बाहर भी प्रेम से जुड़े हो। अपने अंदर की खामोशी और दूसरों के साथ की मुस्कान, दोनों ही जीवन को खूबसूरत फ्लो है। अध्याय 9, चीटिंग क्योस, अराजकता की परिचित। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी अहंकार, असफलता या गहरी उलझन का दौर आता है। निहाली कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा कौशल यह है कि जब अराजकता यानी क्योस हमारे चारों ओर हो तब भी हमें अपने भीतर एक फ्लो बनाए रख सकते हैं। अराजकता से भागो मत, उसे साधो। क्योस का मतलब है जब जीवन अनियंत्रित लगे, जब हालात हमारी योजना से बाहर चले जाए। लेकिन निहारी बताती है कि अराजकता से डरना नहीं, उसे दिशा देना ही असली कला है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह किसी भी बाहरी तूफान में भी शांत रह सकता है। वे कहते हैं, बाहरी दुनिया को हम हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी चेतना को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। यानी अगर हमारा ध्यान, भावनाएं और विचार सही दिशा में हो तो उसे दिशा देना ही असली कला है। जो व्यक्ति अपने
मन को नियंत्रित कर सकता है, वह किसी भी भारी तूफान में शांत रह सकता है। वे कहते हैं बाहरी दुनिया को हम हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी चेतना को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। यानी अगर हमारा ध्यान, भावनाएं और विचार सही दिशा में हो तो कोई भी कठिनाइयां हमें हरा नहीं सकती। फ्लो बनाम क्योस। जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हमारा मन स्पष्ट होता है। लेकिन जब हम क्योस में फंसते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, चिंता, गुस्सा और डर हावी हो जाते हैं। निहाली कहते हैं फ्लो की स्थिति ही हमें मानसिक अराजकता से बचाती है। अगर हम किसी रचनात्मक काम, उद्देश्य या जुनून में डूब जाते हैं तो वही गतिविधि हमारे मन के लिए एक लंगर की तरह काम करती है, जो हमें स्थिर रखती है। अराजकता को अवसर में बदलो। महान लोग भी कठिनाइयों से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उस अवस्था को सीख और शक्ति में बदल दिया। नियाली इसे शीटिंग क्योस कहते हैं, यानी परिस्थितियों को हराना नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे अर्थों को ढूंढना। जब हम किसी मुश्किल में अर्थ ढूंढ लेते हैं तो वह दर्द नहीं रह जाता, वह अनुभव बन जाता है। और यही अनुभव हमारे भीतर नई ऊर्जा, नई दृष्टि और परिपक्वता लाता है। कैसे पाए संतुलन और शांति? हर परिस्थिति में खुद से यह सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? 2. कठिन समय में भी किसी छोटे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 3. अपने मन में सकारात्मक कल्पना बनाओ, न कि डर और हार की। और सबसे जरूरी, हर अराजकता को स्थायी समझो, क्योंकि हर तूफान के बाद आसमान साफ होता ही है। निहाली कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह किसी भी अराजकता को मात दे सकता है। तो दोस्तों, जब जीवन बिखरना दिखे, भागो मत, ठहरो, अपने भीतर का संतुलन खोजो और उस एक काम में डूब जाओ जो तुम्हें शांति देता है। तभी तुम कैओस को भी जीत कर पाओगे और वही बनेगा तुम्हारे जीवन का असली फ्लो। जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे तब खुद को जोड़ो और फ्लो में लौट जाओ, क्योंकि असली जीत वही है। अध्याय 10, अर्थपूर्ण जीवन का निर्माण। दोस्तों, हर इंसान के भीतर एक सवाल छिपा होता है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यहाँ इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन का असली सुख भौतिक सफलता और आराम में नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीने में है। अर्थ की खोज इंसान की सबसे बड़ी यात्रा। लेखक कहते हैं कि जब जीवन में स्पष्ट अर्थ नहीं होता तो हम बिखर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन का कोई गहरा असर उद्देश्य होता है तो वही उद्देश्य हमें कठिन समय में भी संभाले रखता है। यह अर्थ हमें बाहर से नहीं आता, बल्कि हम खुद से अपने अनुभवों, संघर्षों और मूल्यों से बनाते हैं। फ्लो और अर्थों का रिश्ता। जब हम किसी ऐसे काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हम फ्लो की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यही फ्लो धीरे धीरे हमारे जीवन को दिशा देता है। उदाहरण के लिए, एक कलाकार जब अपनी कला में खो जाता है, एक शिक्षक जब अपने छात्रों को प्रेरित करता है, या एक डॉक्टर जब किसी की जान बचाता है, वो सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, वो अपने जीवन को अर्थ जी रहे होते हैं। अर्थपूर्ण जीवन बनाने के 3 कदम। 1. स्पष्ट उद्देश्य। हमें अपने जीवन में यह तय करना चाहिए कि हमें क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। यह उद्देश्य हमें रोज सुबह उठने की वजह देता है। 2. मूल्य से जुड़ा। हमारे कार्य केवल तभी अर्थपूर्ण होते हैं जब वे हमारे दिल में मूल्यों में खेल खाते हैं, इसलिए अपने वाय को समझना जरूरी है। 3. सेवा और योगदान। जब हम दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़ते हैं तो वही हमें गहरी संतुष्टि देता है। असली अर्थ तब आता है जब हमारा जीवन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए बनता है। अर्थ बनाना, पाना नहीं। निहाली कहते हैं मीनिंग इज नॉट फाउंड, इट इज क्रिएटेड। यानी जीवन का अर्थ हमें कोई और नहीं देगा, यह हमें ही अपने कर्मों और अनुभवों से बनाना होगा। हर दिन जब हम अपने कार्यों में फ्लो जाते हैं तब हमें अपने उद्देश्यों के प्रति सच्चे रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन एक सुंदर कहानी बन जाता है। निहाली का संदेश सरल है, जीवन का अर्थ अपने भीतर के फ्लो को पहचानना और उसे दुनिया में बांटना है। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में
भटकाव महसूस करते हैं तो ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वह कर रहा हूँ जो मेरे दिल को सुकून देता है? जब जवाब हाँ में होगा तब आप समझ जाएंगे कि आपने भी अपना जीवन अर्थपूर्ण बना लिया है। जीवन का अर्थ कहीं बाहर नहीं है, वो हर उस पल में है जब आप अपने काम, अपने जुनून और अपने दिल से जुड़े होते हो। तो दोस्तों, आपने अभी अभी फ्लो किताब के कुछ ऐसे अध्याय सुने जिनमें छिपा है एक संतुलित, शांत और अर्थपूर्ण जीवन जीने का रहस्य। आपने जाना कि कैसे काम को बोझ नहीं बल्कि फ्लो बनाया जा सकता है, कैसे एकांत डर नहीं बल्कि आत्मसमर्पण संपर्क का अवसर है, कैसे अराजकता हमें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आती है, और अंत में कैसे हर इंसान अपने जीवन का अर्थ खुद बना सकता है। जीवन का असली फ्लो क्या है? फ्लो कोई जादू नहीं, यह वह स्थिति है जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि समय, डर और शक सब पीछे छूट जाते हैं। बस वही काम, वही अनुभव, वही ऊर्जा, आपका पूरा अस्तित्व उसी में बहता जाता है। निराली हमें सिखाते हैं कि खुशी आराम में नहीं बल्कि उस यात्रा में है जिसमें हम खुद को पार करते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपना फ्लो ढूंढने को तैयार हैं? क्या आपने कभी अपने काम को केवल पैसे या जिम्मेदारी के लिए करते हैं, या फिर उसे अपनी आत्मा अभिव्यक्ति के जरिए बना सकते हैं? क्या आप एकांत में खुद से भागते हैं या खुद से मिलने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप अराजकता से डरते हैं या उसे अपनी शक्ति में बदलने का साहस रखते हैं? और क्या आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, अर्थपूर्ण जीवन अचानक नहीं बनता, वह हर दिन, हर छोटे निर्णय और हर ईमानदारी कोशिश से बनता। अब आपकी बारी। आज के बाद जब भी काम करे तो यह सोचकर करे कि मैं इससे कैसे बढ़ सकता हूँ। जब भी मुश्किलें आए तो यह पूछे कि मैं इसमें क्या सीख सकता हूँ, और जब भी किसी के साथ हो तो पूरी मौजूदगी से रहे, क्योंकि वही पल, वही जुड़ाव आपको फ्लो से करीब ले जाता है। जीवन की सबसे खूबसूरत अवस्था तब होती है जब आप अपने भीतर शांति और बाहर अर्थ खोज लेते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी सोचने पर मजबूर करता हो, अगर आपने इसमें खुद की झलक देखी है, तो इस संदेश को अपने तक मत रखिए, इस दुनिया तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप और हम मिलकर इस विचार को और आगे बढ़ा सकें। कमेंट में लिखिए मेरा फ्लो कहाँ है, और बताइए कि आप किस काम में खुद को सबसे ज़्यादा जीवित महसूस कराते हैं। सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बोलो, आया आया। क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम और गहराई से बात करेंगे कैसे मन को सादा कर जीवन को एक कला बनाया जाए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त या परिवार सदस्य इस वीडियो को कुछ सीखता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।